नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो गुजरात और हिमाचल प्रदेश में अभी चुनावों की घोषणा हुई नहीं है, लेकिन बीजेपी अभी से दबाव की राजनीति करने में लग गई, यानी कि प्रेशर पॉलिटिक्स करने में लग गई है। ये साफ नजर आ रहा है। बीजेपी के विपक्षी दल इस वक्त जिन हालात का सामना कर रहे हैं, उन्हें देखते हुए सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी को ये एहसास हो गया है कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कारगर साबित होगा, और क्या बीजेपी ये मानकर चल रही है कि इस बार नतीजों में बड़ा उलटफेर हो सकता है, और इसीलिए किसी भी तरह से संभावित हार को टालने के लिए बीजेपी ने अभी से ऐसी बिसात बिछा दी है कि विपक्ष के मोहरे उसमें फंसते जाएं। आप जानते हैं दोस्तों कि पिछले 5 दिनों में कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। पहले जम्मू कश्मीर चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष पद से गुलाम नबी आजाद अलग हुए, और अब वही काम आनंद शर्मा ने हिमाचल प्रदेश में कर दिया है। हिमाचल प्रदेश चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष पद उन्होंने छोड़ दिया है। ये दोनों ही नेता कांग्रेस के G23 यानी कांग्रेस में बगावती सुर उठाने वाले गुट के नेता हैं। बीजेपी से इनका सीधे सीधे तो कोई नाता नहीं है, लेकिन इनके कामों से जब जब कांग्रेस को नुकसान हुआ है, वहां बीजेपी को फायदा हुआ है। अब चुनावों के पहले इन दोनों नेताओं ने एक बार फिर कांग्रेस को मुश्किल में डालकर बीजेपी के लिए जो रास्ता है, जो राह है, वो आसान की है। अब सवाल ये है कि क्या ये काम बीजेपी के दबाव में किया गया है? इस सवाल का जवाब आने वाले वक्त में मिल ही जाएगा, लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके बताया है कि मेरे पास भाजपा का संदेश आया है, आप तोड़कर, यानी आम आदमी पार्टी को तोड़कर भाजपा में आ जाओ, सारे सीबीआई ईडी के केस बंद करवा देंगे। मेरा भाजपा को जवाब कि मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूं, राजपूत हूं, सर कटा लूंगा, लेकिन भ्रष्टाचारियों षड्यंत्रकारियों के सामने झुकूंगा नहीं। मेरे खिलाफ सारे केस झूठे हैं, जो करना है कर लो। ये ट्वीट है मनीष सिसोदिया का। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, आबकारी विभाग भी उनके पास में है और शिक्षा विभाग भी उनके पास में है, और खासकर आबकारी नीति यानी कि जो शराब की नीति है दिल्ली में, उसको लेकर के मनीष सिसोदिया इन दिनों घिरे हुए हैं। और जो कह रहे हैं इसमें कितना दम है, ये समझने की जरूरत है। और यही क्या प्रेशर पॉलिटिक्स में विपक्ष फंस गया है, या प्रेशर पॉलिटिक्स में विपक्ष को फंसाने की कोशिश कर रही है बीजेपी, यही यहां समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दूं दोस्तों कि आबकारी नीति को लेकर आम आदमी पार्टी पर इस वक्त जांच एजेंसियों का शिकंजा कसा हुआ है, और सीधी तलवार मनीष सिसोदिया पर लटक रही है। कल ही मनीष सिसोदिया के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी हुआ। हालांकि मनीष सिसोदिया कहीं गए नहीं हैं, यहीं पर हैं, और फिर भी इस तरह का माहौल बनाया गया है कि मानो उन्हें तलाश किया जा रहा है। बाद में सीबीआई की तरफ से कहा गया कि लुकआउट नोटिस जारी नहीं हुआ है। खैर, सच क्या है ये तो मनीष सिसोदिया या आम आदमी पार्टी या सीबीआई वाले ही जानते हैं। दरअसल बीजेपी के लिए आम आदमी पार्टी ने हिमाचल प्रदेश और गुजरात में बड़ी चुनौती पेश की है। अरविंद केजरीवाल बार बार गुजरात जाकर बीजेपी की सत्ता को ललकार रहे हैं। आज भी अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों गुजरात निकल चुके हैं। ऐसे में मनीष सिसोदिया आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें आम आदमी पार्टी तोड़ने का ऑफर बीजेपी की तरफ से आया है। उनके इस आरोप पर अब राजनीति तेज हो गई है, लेकिन यहां भी सवाल उठता है कि क्या बीजेपी वाकई विपक्षी नेताओं पर दबाव डालने का काम कर रही है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी आज कहा है कि विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी बीजेपी की अगले लोकसभा चुनाव की तैयारियों का हिस्सा है। ये जो आप देख रहे हैं बयान, ये बहुत महत्वपूर्ण बयान है कि विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी बीजेपी की अगले लोकसभा चुनाव की तैयारियों का हिस्सा है। बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई जैसे बुनियादी सवालों का जवाब देने से बचने के मकसद से जनता का ध्यान हटाने के लिए विपक्षी नेताओं को चिन्हित करके झूठे मुकदमों में जेल भेजा जा रहा है। ये कह रहे हैं अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के नेता। दरअसल पिछले महीने फूलपुर पवई से समाजवादी पार्टी विधायक रमाकांत यादव को 1998 के एक मामले में जेल भेजा गया है, जिस पर अब अखिलेश यादव ने बीजेपी पर इल्जाम लगाया है। आपको याद होगा दोस्तों कि कुछ महीने पहले
उत्तर प्रदेश चुनाव में माहौल ऐसा बन चुका था कि समाजवादी पार्टी ही सरकार बनाने जा रही है और बीजेपी को हार मिलेगी। लेकिन नतीजे आए तो बीजेपी को फिर बहुमत मिला और समाजवादी पार्टी को विपक्ष में बैठना पड़ा। इसके बाद लोकसभा उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। अब अखिलेश यादव फिर से बीजेपी के खिलाफ ताकत जुटा रहे हैं। इधर कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल भी इसी कोशिश में लगे हैं, लेकिन इन कोशिशों को जांच एजेंसियों की कार्रवाई से बार बार झटके लग रहे हैं। तो आज इसी सवाल पर चर्चा करेंगे दोस्तों कि क्या बीजेपी की दबाव की राजनीति यानी प्रेशर पॉलिटिक्स का मुकाबला करने में विपक्ष कामयाब होगा या बीजेपी विपक्षियों पर अलग अलग प्रहार करके वाकई विपक्ष मुक्त भारत बना लेगी। आइए चर्चा की शुरुआत करें और इस चर्चा में हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाऊं और आगे बढ़ें। विपक्ष मुक्त भारत की बात बीजेपी करती है, लेकिन इस प्रेशर पॉलिटिक्स में क्या कुछ होगा ये समझने की कोशिश हमारे साथ 3 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। सुनील शुक्ल जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ राहुल लाल जी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं और साथ में डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी भी जुड़ गए हैं। आप चारों वरिष्ठ साथियों का स्वागत करता हूं। हमारे 4 वरिष्ठ साथी वरिष्ठ पत्रकार इस पैनल में अभी मौजूद हैं, एक साथी और बाद में जुड़ेंगे, लेकिन उनसे पहले आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं, सप्ताह की शुरुआत हो चुकी है। शाम 7 बजे आप सबको हमारे कार्यक्रम का इंतजार रहता है, हमें भी आपका इंतजार रहता है। आज सोमवार, बहुत सारी बातें। इस कार्यक्रम को करने से पहले सोच रहा था कि किस पर किया जाए। आज किसानों के आंदोलन की भी एक शुरुआत हुई है। किसान आज दिल्ली में महापंचायत करने वाले थे, लेकिन दिल्ली आने से पहले उन्हें रोकने की भरपूर कोशिश हुई। वही फिर से बॉर्डर, दिल्ली के जो बॉर्डर हैं, वही सिंघू बॉर्डर, वही टिकरी बॉर्डर, वही गाजीपुर बॉर्डर, ये तमाम बॉर्डर अलग अलग ढंग से सील कर दिए गए। जो किसान पहुंच गए वो महापंचायत कर रहे हैं जंतर मंतर पर। खैर, दिल्ली में ये पहुंचकर अपनी मांगों, अपनी बातों, अपने विचारों को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी खबर थी कि कांग्रेस जो है वो भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर रही है। राहुल गांधी ने आज देश के वरिष्ठ जो यहाँ के एक्टिविस्ट हैं, सोशल वर्कर्स हैं, उन लोगों से मुलाकात की है और आगे की रणनीति पर चर्चा की है। तीसरी खबर जो मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी से आ रही है। लेकिन इन खबरों के बीच इन तीनों खबरों को अगर देखें तो इन तीनों में एक पार्टी है जो अपनी खबर इन सब से ऊपर रख रही है, और वही खबर हम आप लोगों के बीच लेकर आ रहे हैं। वो खबर है कि दबाव की राजनीति जो बीजेपी कर रही है, प्रेशर पॉलिटिक्स, चाहे किसानों के ऊपर हो, चाहे वो कांग्रेस के ऊपर हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी के ऊपर हो, चाहे समाजवादी पार्टी के ऊपर हो, यानी कि अखिलेश यादव का जो बयान अभी आपके सामने हम रख रहे थे उनके ऊपर हो, या बिहार में जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर हो, या कुछ खबरें तेलंगाना से भी आ रही हैं वहां हो, चाहे आज अमित शाह मध्य प्रदेश पहुंचे हैं, जिन राज्यों में चुनाव है, बीजेपी के जो चाणक्य कहे जाते हैं वो घूम रहे हैं, लेकिन वो देश के गृह मंत्री भी हैं। बढ़े आगे और अब सीधा आना चाहूंगा सुनील शुक्ल जी आपके पास ही। इस प्रेशर पॉलिटिक्स में चलिए 2 खबरों से शुरुआत, जिन 2 खबरों की चर्चा मैंने अपने शुरुआती बातों में रखी भी आप लोगों के सामने। पहली बात, कांग्रेस जो है इस प्रेशर पॉलिटिक्स में अभी तक अपने अध्यक्ष को लेकर के आगे की कार्रवाई नहीं कर पाई है, और कांग्रेस के 2 बड़े नेता जो G23 में हैं, उन लोगों ने बड़े पदों से इस्तीफा दे दिया। कल से चर्चा है, पिछले 5 दिनों में 2, एक गुलाम नबी आजाद और दूसरे आनंद शर्मा। दूसरी बात, आज सुबह सुबह जो खबर आई वो ये कि मनीष सिसोदिया को साफ बीजेपी ने ऑफर दिया। जो ट्वीट हमने आपको दिखाया कि बीजेपी का ऑफर था कि आम आदमी पार्टी को तोड़कर बीजेपी में आ जाओ, बीजेपी की सरकार बनवाने में मदद करो दिल्ली में, और तुम ईडी और सीबीआई से मुक्ति पाओ। ये भी एक प्रेशर पॉलिटिक्स है। ये जो 2 खबरें हैं, और तीसरी बात समाजवादी पार्टी, और ऐसी बहुत सारी खबरें मिल जाएंगी। इस प्रेशर पॉलिटिक्स में क्या लगता है आपको सुनील शुक्ल जी? धन्यवाद राजेश जी। विपक्षी नेता हैं वो फंसने जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं, और एक अलग स्थिति आने वाले समय में 2024 से पहले हम इस देश में देखेंगे। धन्यवाद राजेश जी। एक तो आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने क्या कहा है
उसका कुछ डिटेल तो है नहीं, किसने कहा, कब कहा, कहाँ इन लोगों की मुलाकात हो गई, किसने प्रस्ताव दिया, कौन लोग उनसे मिलने के लिए आए थे, इस बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। तो इसलिए उस बात पर मैंने विश्वास करना मेरे लिए कठिन है। इसके अलावा मैं आम आदमी पार्टी को विपक्ष, जो इसको विपक्ष कहते हैं आप सही मायनों में, वो विपक्ष में मानता ही नहीं। आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जिसे विपक्ष के रूप में खड़ा करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इस उद्देश्य से करने की कोशिश कर रही है कि जिन राज्यों में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सीधा मुकाबला है, वहां एंटी इनकम्बेंसी वोटों में बंटवारा हो सके। कांग्रेस और उस पार्टी के बीच में जिस नई पार्टी को भारतीय जनता पार्टी खड़ा करने की कोशिश कर रही है, और मुख्य तौर से गुजरात और हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी भी वही सब कुछ कर रही है जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व द्वारा आम आदमी पार्टी के लोगों का उत्पीड़न, कथित उत्पीड़न इसलिए कोशिश की जा रही है कि वह अपने आप को अपना विक्टिम कार्ड प्ले कर सके अन्य विपक्षी दलों की तुलना में। अगर आपको कोई कार्रवाई, मुझे नहीं समझ में आती बात कि अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ आपको कोई कार्रवाई करनी है तो कांग्रेस के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है? उन दलों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है जो प्रमुख विपक्ष के रूप में विभिन्न राज्यों में सक्रिय है? आम आदमी पार्टी को तो जानबूझ 144 रुपए का 144 करोड़ रुपए का घोटाला, क्या इतना बड़ा घोटाला जो लाखों करोड़ के घोटाले से बड़ा हो गया है ये? और अभी इसमें संदेह है कोई राज्य कौन सी नीति बनाएगा, कौन सी नीति नहीं बनाएगा, इसमें सीबीआई जांच कैसे हो सकती है? खैर, जो भी है कीजिए आप। भ्रष्टाचार को किसी भी तरह से प्राथमिकता समर्थन नहीं किया जा सकता। भ्रष्टाचार की जांच के बारे में कोई नकारात्मक टिप्पणी भी नहीं की जा सकती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से आम आदमी पार्टी को विपक्ष के रूप में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, और ये कोशिश केवल इसलिए है कि एंटी इनकम्बेंसी वोटों का बंटवारा उन राज्यों में किया जा सके जिन राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। दूसरी बात, जो आपने बात कांग्रेस के जो दो बड़े नेता पार्टी छोड़ गए हैं, देखिए मुझे नहीं पता कि दोनों नेताओं के पास वोट लाने की क्षमता कितनी है, इनके पास मास सपोर्ट कितना है, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। ये कितने लोगों को इस पार्टी के साथ जोड़ सकते हैं, चुनाव के दौरान कितना वोट ला सकते हैं, किस तरीके से राजनीतिक माहौल बना है, मुझे संदेह है। आनंद शर्मा और गुलाम नबी आजाद का पिछले कई वर्षों से अगर आप भूमिका देखें तो इन लोगों की भूमिका कांग्रेस के पक्ष में कम दिखाई पड़ती है। ये कहीं सक्रिय नहीं है। विपक्ष की भूमिका तो कहीं आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। तो एक पार्टी में रहें या न रहें, चुनाव के मौके पर अगर आप इस तरह का आपका आचरण होता है, यह दबाव की पार्टी नहीं है राजीव जी, ये तो पहले से तैयार बैठे हैं। आप बताइए, जब ये चुनाव को लेकर के राज्यों में कोई दबाव की स्थिति नहीं थी, तब भी इन दोनों नेताओं का क्या आपने विपक्ष के रूप में कोई भूमिका देखी है? कहीं अपने अपने राज्यों में कहीं कोई संघर्ष करते हुए लोगों इनको देखा आपने कि यह विपक्ष को आवाज दे सके, वह उन लोगों की आवाज बन सके जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से, नीतियों से, कार्य योजनाओं से संतुष्ट हैं, कार्यक्रमों से संतुष्ट हैं, उन मतदाताओं की आवाज बन सके जो भारतीय जनता पार्टी से संतुष्ट नहीं है, वर्तमान हुकूमत से उनकी नाराजगी है। तो मैं इन दोनों नेताओं को कोई मास लीडर नहीं मानता, और यह नहीं मानता कि ये आगामी होने वाले चुनाव में किस तरह से किसी पार्टी के सेट हो सकते हैं। दबाव की बात मत कीजिए आप। दबाव शब्द तो बड़ा पॉजिटिव शब्द है ना, डराने और धमकाने की राजनीति है ये। जो आप सोचिए ना कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी जैसी एक बड़ी पार्टी निष्क्रिय हो गई, कहीं नहीं दिखाई पड़ती, कोई राजनीतिक कार्यक्रम उसका दिखाई नहीं पड़ता। आज भारतीय जनता पार्टी से अगर कोई एकदम बिहार की घटना के बाद जो नीतीश कुमार ने किया, उसके बाद थोड़ी सी विपक्ष में एक जान आई है, अन्यथा कांग्रेस के अलावा कौन दिखाई पड़ रहा था। इसलिए ये राजनीति चलेगी, और अभी मुझे नहीं लगता कि इनके दबाव में, इनके डराने धमकाने से कोई विपक्ष फंसेगा। जो बीजेपी का वास्तविक विपक्ष है वह आपको हर विभिन्न राज्यों में जूझता हुआ दिखाई पड़ेगा, और लड़ेगा वो, और एक विकल्प के रूप में अपने को खड़ा करने की कोशिश करेगा। जी राजीव जी, विपक्ष की बात हम कर रहे हैं और प्रेशर पॉलिटिक्स समझने की कोशिश कर रहे हैं। प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आपके पास आऊं, लेकिन राहुल लाल जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। जरा राहुल लाल जी के पास आना चाहूंगा। राहुल लाल जी,
बहुत सारी चीजें दिल्ली में हो रही हैं, आप भी दिल्ली में घूम रहे हैं, अभी दिख रहा है। और इसी दिल्ली में किसान जो हैं वो अपनी जगह पक्की करने के लिए बॉर्डर पर खड़े हैं, उनको वहीं से विदा किया जा रहा है। इसी दिल्ली में डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि आम आदमी तोड़ने की बात हो रही है। जरा उनकी जुबानी सुन लेते हैं, तब आपके पास आऊंगा कि मनीष सिसोदिया जो बात यहां कह रहे थे, सुनील शुक्ल जी, मनीष सिसोदिया ने किस बिना पे ये बात कही है, ये जरा सुन लेते हैं कि कैसे कह रहे हैं कि बीजेपी से ऑफर मिला कि हमको कि आप आम आदमी पार्टी तोड़ दीजिए, हमारे साथ सरकार बनाइए, बीजेपी में मिल जाइए, ईडी सीबीआई से छुट्टी। आइए जरा सुन लेते हैं मनीष सिसोदिया को। ये सारा मसला जो पिछले 2-4 दिन से चल रहा है, ये है ही इसलिए कि अरविंद केजरीवाल जी को काम करने से रोका जा सके, और खास तौर पे क्योंकि गुजरात में अब लोग अरविंद केजरीवाल जी को एक उम्मीद के रूप में अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को देख रहे हैं, तो इनको रोका जा सके, तो इसीलिए सारा किया है। और अब मुझे आश्चर्य हुआ जब कुछ मेरे पास में मैसेज आए, कोई मैसेज लिख के आए कि भाई आपको 2 ऑफर है। एक तो ये कि आपके सीबीआई, ईडी जितने भी आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, बड़े बड़े केस बनाए जा रहे हैं सो कॉल्ड, इन सबको वापस ले लो, आप अलग हो जाइए और पार्टी तोड़ लीजिए, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। तो मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में उसका जवाब दिया, और मैं आप सबके माध्यम से देना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी मेरे राजनीतिक गुरु हैं, और मैंने इनसे सीखा है, इन्हीं के मार्गदर्शन में दिल्ली में एजुकेशन में इतने बड़े बड़े बदलाव हुए हैं, इनके विजन के फलस्वरूप हुए हैं। मैं राजनीति में इसलिए नहीं आया कि कुछ सपना है मेरा सीएम बनने का, पीएम बनने का, कोई कुर्सियों पर बैठने का। मैं राजनीति में इसलिए हूँ कि दिल्ली के और देश के हर बच्चे को बहुत शानदार शिक्षा मिल सके। मेरा सपना ये है, मेरा सपना मुख्यमंत्री बनना नहीं है। तो बीजेपी वालों को मेरा करारा जवाब है, इसमें खुला जवाब। तो क्या कुछ कह रहे थे अभी मनीष सिसोदिया को आपने सुना, और साफ यहाँ मनीष सिसोदिया जो हैं वो कह रहे हैं कि राजनीति में हमारे गुरु जो हैं वो अरविंद केजरीवाल, और मेरा सपना नहीं है कि मैं सीएम और पीएम बनूं। लेकिन बीजेपी ने क्या कुछ कहा है वो बात रख रहे थे, यानी साफ साफ बीजेपी के ऊपर आरोप, खरीद फरोख्त का आरोप, छोटा मोटा आरोप नहीं है। दिन भर, एक तो पिछले 2-3 दिनों से ये दिखाई दे रहा है कि एक बार आम आदमी पार्टी के नेता आते हैं, अपनी बात रखते हैं, फिर थोड़ी देर बाद बीजेपी के नेता आते हैं, उसको काटते हैं या अपनी बात रखते हैं, फिर थोड़ी देर बाद आम आदमी पार्टी के नेता आते हैं। ये जो गुफ्तगू है मीडिया के जरिए आप सब तक पहुंच ही रहा है, ऐसी बातें आप तक पहुंचा रहे हैं, बहुत तमाम चैनलों पे यही बातें चल रही हैं। और दूसरी खबर अगर आप देखें तो बिहार की खबर चलती है, और बिहार में अभी जंगल राज कहा जा रहा है। हालांकि जो पटना में हुआ आज वो बहुत ही दुखद है कि एक शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए जो वहाँ आंदोलन चल रहा है, एडीएम ने हाथ में तिरंगा लिए हुए एक विद्यार्थी को, एक छात्र को इतनी पिटाई उसकी की, कान से खून। वो वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल है ऑलरेडी, और अब इस पर सरकार क्या कुछ कर रही है उस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। एडीएम सस्पेंड होते हैं या कुछ और कार्रवाई होती है ये देखा जाएगा। लेकिन विपक्ष यहाँ दिल्ली में जैसे अपनी बात, अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे ही बिहार में भी जो आंदोलनकारी छात्र हैं, जो टीचर बनना चाहते हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं, तो उनके ऊपर लाठियां भाजी जा रही हैं। यानी आप अपनी आवाज़ को उठाते हैं तो आपकी आवाज़ को दबाने के लिए क्या कुछ हो रहा है ये देखिए, लाठियों से या सीबीआई और ईडी से, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं हम यहाँ पर। राहुल लाल जी, हमारी आवाज़ आप तक आ रही होगी, अभी आपने मनीष सिसोदिया को भी सुन लिया। जरा आपसे समझना चाहूँगा, बात सिर्फ मनीष सिसोदिया की नहीं है, बात यहाँ एक प्रेशर पॉलिटिक्स की है जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं मनीष सिसोदिया, और जिसकी तरफ हम देख रहे हैं लगातार कांग्रेस में अभी तक अध्यक्ष पद को लेकर के कहीं ना कहीं एक राय नहीं है, एक मत नहीं है। तो यहाँ भी बाहर से कुछ न कुछ दबाव की बात कही जा रही है। किस रूप में देखा जाए और कैसे इसमें बीजेपी सफल होती हुई दिखाई दे रही है, और विपक्ष जो है वो इस प्रेशर से खुद को निपटने में या खुद को निपटाने में जो है व्यस्त दिखाई दे रहा है। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये तो राजीव जी तय बात है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स तो थोड़ी कभी नाम सुनने के लिए मिल रहा है, तो एक समय में उसका भी प्रयोग हो रहा था। तो इन संस्थाओं का बहुत ज्यादा प्रयोग जब वो बार बार कर रही है और अपने तरफ के लोगों पे नहीं कर रही है,
विपक्ष के लोगों के ऊपर कर रही है। अभी हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से ईडी के बहुत सारे लोग जिनका नाम ईडी के तहत था और वो शिवसेना को तोड़ने में सफल हुए। हम लोगों ने कहा भी कि ईडी तो बन ही रहता है, लेकिन एक तरह से कहीं न कहीं वो जो सरकार पूरी बनी वो एक तरह से शिवसेना को तोड़ने में का पूरा काम, और महाराष्ट्र की पूरी सरकार में ईडी की एक बड़ी महत्व। तो अब इन स्थितियों के बीच में विपक्ष किस तरह से अपनी आवाज उठाए और उसको किस तरह से कोई सहयोग मिल सके, क्योंकि न्यायपालिका से भी जो अपेक्षित सहयोग चाहिए था वो अपेक्षित सहयोग विपक्ष को नहीं मिला। ये हम लोग देखा है ये चीज। तो जो अखिलेश यादव जो चीज कह रहे हैं कि 2024 के पहले की तैयारी में विपक्षी नेताओं को अलग अलग दायरे में बांटना और समेटने का प्रयास हो रहा है, इस बात से हद तक सहमत हूं। हाँ, अगर दिल्ली के संदर्भ में बात करें तो मैं सुनील शुक्ला जी की बात से काफी हद तक मैं सहमत होता हूं कि आप आबकारी पॉलिसी को लेकर काफी ज्यादा हल्ला हंगामा हो रही है और उसके ऊपर सीबीआई जांच भी किए जा रहा है। लेकिन कहीं कहीं अगर ये देखें तो एलजी साहब के पास जिस समय, यानी कि जब ये आबकारी पॉलिसी दिल्ली में लाई जा रही थी उस समय भी हम लोगों ने देखा बीजेपी काफी हल्ला हंगामा कर रही थी। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर उस समय एलजी ने इसको स्वीकृति कैसे दे दी थी। बाद में दूसरे एलजी आता है, वो सीबीआई जांच की सिफारिश करते हैं। तो दिल्ली क्या शासित प्रदेश है, ये हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए। तो स्पष्ट है कि यहाँ पे कहीं कहीं जो दिल्ली का दिख रहा है, ये इस मामले को हम लोग ढंग से देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, नेशनल पे तमाम घटनाएं घट रही हैं। जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि पहले राहुल गांधी 5-6 दिन तक किए हुए थे, फिर सोनिया गांधी को भी बिठाया गया और तमाम विपक्षी नेताओं का कहीं कहीं उत्पीड़न करने का प्रयास हो रहा है। तो एक बीजेपी एक प्रेशर पॉलिटिक्स में लाने का प्रयास कर रही है। लेकिन हम लोग को ये नहीं भूलना चाहिए कि महाराष्ट्र के घटनाक्रम ने विपक्ष की आंखें भी खोली हैं कि जिस तरह से इन संस्थाओं के दुरुपयोग का मामला था, हम लोगों ने देखा कि किस तरह से ऑपरेशन लोटस को झारखंड में जो है उसको फेल किया गया। खुद कांग्रेस के 3 विधायक जो है कि वो पकड़े जमानत पर रिहा हुए हैं। इसी तरह से हम लोगों ने देखा है कि बिहार के घटनाक्रम में भी वहां पे भी काफी ज्यादा कहा जा रहा था कि जदयू टूटने वाली है, तो उसको तोड़ने के लिए पूरे प्रयास भी हो रहे थे बीजेपी की तरफ से। वहां पे एक दूसरे जो है कि एकनाथ शिंदे को भी खोज लिया गया था जदयू के भीतर। तो वो तमाम प्रयास वहां पे हुए, लेकिन विपक्ष ने उससे भी जो है कि धराशायी किया। तो मुझे पूरा विश्वास है विपक्ष अगर सही ढंग से एकजुट होकर रहे और इन स्थितियों को अगर वो समझ रहे हैं, क्योंकि घटनाक्रम का पैटर्न बिल्कुल एक जैसा हो रहा है, तो उस पैटर्न की स्थिति में विपक्ष कहीं न कहीं निकालने में कई जगह पर बिहार का घटनाक्रम और झारखंड के घटनाक्रम इसके ज्वलंत उदाहरण है। लेकिन जो एक प्रेशर पॉलिटिक्स जो कांग्रेस के भीतर का प्रेशर पॉलिटिक्स है, विशेषकर G23 के भीतर की जो प्रेशर पॉलिटिक्स है, देखिए उन नेताओं को आपको मानना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी कई सारे नेताओं को जो दूसरे पार्टियों में होता है उनको स्लीपर सेल के रूप में यूज करती है। यानी वो कब एक्टिव हो जाएंगे और बीजेपी के पक्ष में कब वो क्या काम करना शुरू कर देंगे। तो G23 के कई नेताओं की भूमिका बिल्कुल वैसी है। मैं तो गुलाम नबी आजाद हो या फिर जो है कि अलग अलग जो दूसरे कई नेता हैं उनकी भूमिका को मैं उसी रूप में देख रहा हूं। तो वो कांग्रेस के साथ आज के समय कम एक्टिव नजर आ रहे हैं, कांग्रेस के पॉलिटिक्स में वो कम एक्टिव नजर आ रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के लिए वो बैटिंग करते हुए ज्यादा नजर आ रहे हैं। तो उन नेताओं को अब नजरअंदाज करने का समय आ चुका है कि आप, और हमें नहीं लग रहा है कि कांग्रेस जो है कि बहुत ज्यादा उसके दबाव में है कि G23 के लोग क्या बयान दे रहे हैं, क्या तरह की चीजें कह रही हैं। हाँ, मीडिया में उनको फुटेज जरूर काफी ज्यादा मिलेगा, क्योंकि वो कांग्रेस से असहमति की बात करेंगे, कांग्रेस में होकर कांग्रेस की शिकायत की बात करेंगे, तो उनको मीडिया स्पेस मिलता है। लेकिन कहीं कहीं कांग्रेस ने अब उन्हें एक तरह से नजरअंदाज करना शुरू कर दिया है। तो कांग्रेस भी कोई उसके प्रेशर में नहीं है। तो बीजेपी प्रेशर पॉलिटिक्स जरूर जो है कि चलाना चाह रही है, लेकिन ओवरऑल मैं देख रहा हूं कि विपक्ष की अलग अलग पार्टियां उस प्रेशर पॉलिटिक्स से सही ढंग से अभी निपटते हुए नजर आ रही है। केवल महाराष्ट्र का जो उदाहरण है जहां पे कि ये संस्थाएं सफल हुई और वहां पे विपक्ष की सरकार को गिराया गया। सरकार की बात हो रही है, लेकिन यहाँ प्रेशर पॉलिटिक्स की बात हम कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या विपक्ष जो है प्रेशर पॉलिटिक्स में फंस गया है। इसलिए ये सवाल फंस गया है, इसलिए सवाल कर रहे हैं हम, क्योंकि चाहे कांग्रेस के अंदर खाने में भी हम देखें जब बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस डिसीजन लेने में जो देरी कर रही है, क्या वो भी बीजेपी की प्रेशर पॉलिटिक्स है, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती है कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने। आइए जरा समझना चाहेंगे इसी बात को डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी के जरिए। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, किस रूप में आप देखते हैं, क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स कांग्रेस के ऊपर भी भारी पड़ रहा है, या प्रेशर पॉलिटिक्स जो है यानी बीजेपी की दबाव की राजनीति है ही नहीं, हम लोग ऐसे ही बात कर रहे हैं, आप किस रूप में देखते हैं?
अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है। नहीं, थोड़ा आवाज ठीक करें डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी की आवाज नहीं आ रही है। एक बार फिर से रिकनेक्ट हो जाइए डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी। और तब तक कि इसी सवाल के साथ अमलेंदु उपाध्याय जी के पास में आता हूं। अमलेंदु जी, किस रूप में आप देखते हैं कांग्रेस से लेकर के आम आदमी पार्टी, ऑपरेशन कमल, यहां भी दिल्ली में भी अगर मान लिया जाए मनीष सिसोदिया की बात को, क्या लगता है आपको? देखिए राजीव जी, मनीष सिसोदिया की बात को माना भी जा सकता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी में ऑपरेशन कमल चलाने की आवश्यकता तो मुझे लगता नहीं है कि कोई है, क्योंकि वो तो खुद ही बड़े वाले कमल हैं, भारतीय जनता पार्टी से बड़े कमल हैं वो तो। उन्हें मतलब वहां जो भारतीय जनता पार्टी क्यों ऑपरेशन कमल चलाएगी? तो इसलिए ये मामला जो है थोड़ा वो गड्ढमट जैसा कुछ लग रहा है। कुल मिलाकर के मामला जो है वो इतना सिंपल सीधा नहीं है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल का एक और बयान है आज, वो ये है कि वो जब तक चुनाव है तब तक ये सब चलेगा, उसके बाद सब ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। तो अब ये बयान अरविंद केजरीवाल का क्या जाहिर करता है कि मतलब कि छोटे मोदी बड़े मोदी में कोई मामला सेट हो गया है कि गुजरात चुनाव तक जो है और हिमाचल के चुनाव तक जो है इस तरीके से इस मामले को करना है। तो ये भी कह रहे हैं कि एजेंसियां जो है कभी भी मतलब अरविंद केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को, दोनों को गिरफ्तार कर सकती हैं। तो क्या कुछ मामला फिट हो गया है इस तरीके का, ये भी कुछ समझाया जा सकता है कुल मिलाकर के। बहरहाल प्रेशर पॉलिटिक्स तो देखिए भारतीय जनता पार्टी की है निश्चित तौर से, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि उनके पास मैसेज आए, लेकिन वो बता नहीं है कि मैसेज किसके आए और किसको उन्होंने जवाब दे दिया। तो अब ये जवाब किसको दिया और किसके मैसेज आए ये भी बताना चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो, लोगों के सामने चीजें आए कि ऑपरेशन लोटस जो है उस पर कौन कौन लोग जो है काम करते हैं। तो ये देश के सामने भी आना चाहिए। अभी तक तो लोग यही समझा करते थे कि गृह मंत्री जो है वो काम करते हैं इस पर और उनकी टीम काम करती है इस पर। तो अब ये कोई और लोग भी हैं कि उस पर ऑपरेशन लोटस पे काम करते हैं, तो उनके भी चेहरे जो सामने आने चाहिए कि ये लोग भी ऑपरेशन लोटस के लिए काम किया करते हैं। तो मुझे लगता है कि मनीष सिसोदिया अगर खुल के बात करेंगे तो ये देश के लिए एक अच्छी बात होगी और देश को मालूम पड़ेगा कि ऑपरेशन लोटस चलाने वाले लोग कौन कौन है, किस तरीके के लोग हैं। और जहां तक सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने जुड़े लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों की यहाँ ईडी और सीबीआई क्यों नहीं जाती, तो इंतजार कीजिए 2024 से पहले जो है भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के यहाँ भी ईडी और सीबीआई जाएगी। ऐसा नहीं नहीं जाएगी, उनके यहाँ जाएगी और ये बताया जाएगा कि देखो हम तो अपने लोगों पर भी कार्रवाई करते हैं, लेकिन वो कार्रवाई किन लोगों पर होगी? वो उनके ऊपर होगी जो आज गांधी जी का नाम ले रहे हैं, जो आज जो है वो किस तरीके से असहमति व्यक्त कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो उनके यहाँ ईडी और सीबीआई जाएगी 2024 से पहले निश्चित तौर पर जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के यहाँ देश को बताने के लिए कि भारत की मोदी जी जो है बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं और देखो अपने लोगों को भी नहीं बख्श रहे हैं, वहां भी जो है कब काम कर रहे हैं। तो एक पंथ दो काज हो जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी खासतौर से मोदी जी और अमित शाह जी जो है जिस रणनीति पे चलते हैं, तो लोगों का जहां से दिमाग शुरू होता है मतलब खत्म होता है, वहां से उनका दिमाग शुरू होता है। तो बहुत आगे की सोच चल रहे हैं। आप लगातार सवाल करते रहिए कि आप लोगों पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, वो करेंगे अपने लोगों पर भी कार्रवाई। और नाम भी बताए जा सकते हैं किन पर कार्रवाई होगी, आप लिख के रख लीजिए कार्रवाई होगी, चुनाव से पहले होगी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर भी कार्रवाई होगी। तो ये सब होगा। अब जहां तक सवाल है कि अखिलेश यादव कहने हैं, अखिलेश यादव बात तो बहुत सही कह रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव अपनी तरफ पलट कर नहीं देख रहे हैं। आप रमाकांत यादव से मिलने तो पहुंच जाते हैं जेल। रामगोपाल यादव जो हैं वो रामेश्वर यादव को बचाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने तो चले जाते हैं, लेकिन आजम खां के मिलने के लिए जेल में जाने का समय नहीं मिल पाता आपको 27 महीने तक। इस पे कौन बात करेगा? तो अपनी कमियां भी देखी जानी चाहिए निश्चित तौर पे, और आपके अंदर की कमजोरियां हैं उनको भी देखिए। भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो तो कर ही रही है, लेकिन आप जो है भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को क्यों पुष्ट कर रहे हैं? सवाल तो यहाँ भी ना दूसरे लोगों से कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, आप उसको किस तरीके से मजबूत कर रहे हैं। तो उससे बचिए कुल मिलाकर के। जब दिल्ली में बैठक होती है और सारे विपक्षी दल इकट्ठा होते हैं और ईडी और सीबीआई के जो सब चल रहा है उस पर जब दस्तखत होते हैं तो उस पर तमाम लोग गायब हो जाते हैं विपक्षी दलों के, और फिर चिल्लाने लगते हैं ईडी ईडी ईडी। तो भाई ये सब चीजें ठीक नहीं है। अगर कोई ये समस्या है और भारतीय जनता पार्टी का प्रेशर है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी उसको इस्तेमाल कर रही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है बिल्कुल भी। और ऑपरेशन लोटस के लिए जो है वो ईडी जो है बाकायदा अनुषंग संगठन तरीके से काम कर रही है। तो लेकिन जब सारे लोग एकजुट हो रहे हैं उसके खिलाफ, तो फिर अलग से फिर जो है वहां से बाहर जाने की आवश्यकता क्या है? और आपको याद होगा कि शिवसेना का जो मुखपत्र उसमें सामना उसमें लिखा था
कि भाई जिस समय कांग्रेस जो थी वो ईडी के खिलाफ संघर्ष कर रही थी, उस समय ममता बनर्जी जो थी वो अपने जीएसटी का हिस्सा मांग रही थी प्रधानमंत्री से मिलकर, दिल्ली में ही थी। तो इस तरीके से जो मतलब भाजपा प्रायोजित विपक्ष है, उसी तब भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि वो कर क्या रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, खासतौर से मोदी जी, अमित शाह जी के यहाँ जो है माफी किसी को नहीं है, ये इन लोगों को भी समझ लेना चाहिए। वो चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे कोई, सबको ये समझ लेना चाहिए कि उनके यहाँ माफी किसी की नहीं है, समय सबका आएगा। तो इसलिए जो है, जो ये सोचते हैं कि उनसे पीछे से मिलके, पिछले दरवाजे से हाथ मिला करके, सदन से वॉकआउट करके, उनके बिल पास करवा करके आप बचे रहेंगे और जिंदा रहेंगे, तो ऐसा नहीं है। जो नड्डा जी बोल के आए थे बिहार में, उस पर काम कर रहे हैं और अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, उनका काम रुका नहीं है। बिहार में सरकार बदलने के बाद भी लोगों को लगता है कि उनका काम रुक गया है और वो काम नहीं करेंगे उस मुद्दे पे, तो गलतफहमी है। वो उस पर काम करेंगे निश्चित तौर पे, चूंकि उनका जो चाल चरित्र चेहरा है वो वही है, तो वो अपने चाल चरित्र चेहरे के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते। वो ऑपरेशन लोटस के जरिए काम करते रहेंगे, चूंकि वो भी जानते हैं कि अगर और राज्यों में उनकी सरकारें नहीं हुई तो 2024 के लोकसभा चुनाव में राज्यों में प्रशासन को मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। और अगर राज्यों में प्रशासन मैनेज नहीं हुआ तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी जो है 2024 में वापस होने वाले नहीं है किसी तरीके से। तो इसलिए 2024 से पहले पहले उनको 2/3 राज्यों में अपनी सरकारें कम से कम चाहिए, ताकि प्रशासन को वहां अपने तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। तो इसलिए जो है वो अपने काम पे लगे रहेंगे। अब बाकी जो है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, मनीष सिसोदिया क्या कह रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि वो चाहते होंगे तोड़ लीजिए। आप जरूर थोड़ी कि मनीष सिसोदिया के जरिए ही आम आदमी पार्टी टूटेगी, अगर तोड़नी होगी दूसरे लोग भी हो सकते हैं तोड़ लें। भाई एकनाथ शिंदे तो कोई भी बन सकता है ना, मनीष सिसोदिया नहीं हो सकते, कोई दूसरा हो सकता है, कैलाश गहलोत हो सकते हैं, सोमनाथ भारती हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। इसलिए जो है मतलब मनीष सिसोदिया को जो है सिर्फ ऑफर हो, ऐसा नहीं, किसी और को भी ऑफर हो सकता है अगर मनीष सिसोदिया की बात सही है। और मुझे लगता है कि वो बात सही भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि वो मतलब शुद्ध रूप से गलत हो, सही भी हो सकती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जो उससे पहले दिखाना है, बिहार का झटका लगा है उससे भी उभरना है, किसी तरीके से बताना है कि हमारा ऑपरेशन लोटस जो वो फेल नहीं हुआ है, दूसरी जगह बदल सूर जारी है और पूरी ताकत के साथ जारी है, तो ये भी तो बताना है ना। तो जो सॉफ्ट टारगेट है तो वहां काम किया जाएगा। तो अभी इसलिए सब चलता रहेगा जी राजी। बिल्कुल, तो टारगेट सॉफ्ट टारगेट की बात, और अगर मनीष सिसोदिया को ऑफर दिया गया है कि आम आदमी पार्टी तोड़कर भाजपा ज्वाइन कर लो, भाजपा में आ जाओ, सरकार भाजपा की बना लो, तो ईडी और सीबीआई से बच जाओगे, तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ, जैसा सवाल यहाँ उठा रहे हैं अमलेंदु उपाध्याय जी, कि क्या ये सिर्फ मनीष सिसोदिया को ऑफर मिला है या ये ऑफर और भी आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं को नहीं मिला होगा? एक सवाल तो ये उठता है। लेकिन यहाँ ऑफर की बात नहीं, यहाँ प्रेशर पॉलिटिक्स की बात है। और क्या प्रेशर पॉलिटिक्स बीजेपी की जो है, यानी कि दबाव की राजनीति जो बीजेपी करती है, उस राजनीति में विपक्ष फंस रहा है। एक सवाल यहाँ और भी उठा रहे हैं अमलेंदु उपाध्याय जी, कह रहे हैं कि विपक्ष दो तरह का है, एक विपक्ष जो भाजपा का विपक्ष है, यानी भाजपा का साथी विपक्ष, और एक विपक्ष जो सचमुच विपक्ष की भूमिका में है। जरा आइडेंटिफाई भी करना चाहिए कि ये कौन सा विपक्ष है जो भाजपा, नाम तो विपक्ष का है लेकिन है भाजपा का ही साथी। और एक ये भी आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि हाँ, रियलिटी में, सच्चाई में कौन सा विपक्ष है जो काम कर रहा है और जनता के बीच विपक्ष की भूमिका निभा रहा है। उसमें एक पहला नाम जो उभर कर आता है सबसे सामने, सबसे नंबर 1 पर, वो कांग्रेस। और कांग्रेस में भी इन दिनों जो कुछ चल रहा है, आप देख रहे हैं कि 5 दिनों में 2 वरिष्ठ नेताओं का इस्तीफा देना अपने पदों से, कांग्रेस से नहीं, अपने पदों से। एक गुलाम नबी आजाद और दूसरे हैं आनंद शर्मा। लेकिन गुलाम नबी आजाद, याद कीजिए कि जब वो राज्यसभा से उनकी विदाई होती है, अभी साथी हमारे कह भी रहे थे, सुनील शुक्ल जी उसकी तरफ इशारा भी कर रहे थे, राज्यसभा से जब विदाई होती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो जाते हैं और साथ में आजाद साहब भी भावुक हो जाते हैं। आनंद शर्मा जो हिमाचल से हैं और जिस यूनिवर्सिटी के छात्र रहे हैं उसी यूनिवर्सिटी के छात्र जेपी नड्डा भी हैं। और कल ही जेपी नड्डा ने एक चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि साझा भागीदारी तो हो ही सकती है। ये जब पूछा गया कि क्या आनंद शर्मा बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, तो बहुत सारी बातें हैं। तो और वो भी क्या कारण है कि चुनाव के समय ही ऐसे लोग फुदक फुदक कर बाहर निकलते हैं कांग्रेस से, और कांग्रेस से बाहर नहीं निकलते, अपने बिल से बाहर निकलते हैं और कांग्रेस में रहकर और कांग्रेस की ही ऐसी तैसी वैसी करके और फिर कांग्रेस में रह जाते हैं। तो कांग्रेस की क्या राजनीति है, ये भी तो समझने की जरूरत है। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी,
बहुत ही सिंपल देसी भाषा में बात कर रहा हूं मैं, जरा ये समझने की कोशिश करें, आपके जरिए हम समझना चाहते हैं कि ये जो कांग्रेस के अंदर चल रहा है, अभी बहुत ज्यादा तेज गति से बात हो रही है कि राहुल गांधी खुद नहीं चाहते हैं अध्यक्ष बनना, अपनी बहन यानी कि प्रियंका गांधी को भी नहीं बनाना चाहते हैं कि वो उनके परिवार से, गांधी परिवार से कोई न बने, लेकिन कार्यकर्ता जो हैं वो चाहते हैं कि राहुल गांधी ही बने, अगर राहुल नहीं बनते हैं अध्यक्ष तो प्रियंका गांधी बने। और लेकिन इन सब के ऊपर जो है दबाव कहीं बाहर का है, G23 की बात आती है, फिर बहुत सारी बातें आ रही हैं, और इसलिए भी क्योंकि आज 22 तारीख है, कल 21 तारीख थी, और 21 तारीख से लेकर 21 अगस्त से लेकर 20 सितंबर के बीच ये पूरी चुनाव की प्रक्रिया समाप्त होनी है और अध्यक्ष की घोषणा होनी है, यानी 1 महीने का वक्त है और काउंटडाउन चालू है। ऐसे में इस प्रेशर पॉलिटिक्स को आप कहां देखते हैं? क्या कांग्रेस के अंदर भी प्रेशर पॉलिटिक्स है, जो दबाव बीजेपी का है कांग्रेस के अंदर भी, आप मानते हैं ऐसा? राजीव जी, बीजेपी के पास सत्ता है यानी उसके पास ईडी है, उसके पास इनकम टैक्स है, उसके पास दूसरे संगठन है जिनके जरिए वो दबाव डालती है। बीजेपी ने उन लोगों को निशाने पर लिया है जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे और थोड़े सॉफ्ट नेता माने जा सकते हैं। शुरुआत हो चुकी है। शशि थरूर फंसे थे एक मामले में, उनकी पत्नी की आत्महत्या के मामले में। वे धीरे धीरे कई बार आप देखिए वो प्रशंसा कर चुके हैं इस सरकार की, मोदी सरकार की, मोदी जी की साहब मोदी जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। आनंद शर्मा बहुत पोलाइट हो जाते हैं। गुलाम नबी आजाद भावुक हो जाते हैं, आंखों से बस अश्रुधारा नहीं बहती जब वे विदाई होती है उनकी। उन्हें लगता है कि एक दूसरा घर अपने पास भी होना चाहिए, वे शायद दूसरे घर के इंतजार में है। और जब चिदम्बरम पर हमला हुआ, चिदम्बरम पर ईडी का हमला हुआ, चिदम्बरम को गिरफ्तार किया गया, उन्हें जेल में रखा गया, तो एक तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स का सबूत था या दबाव था कि देखिए हम चिदम्बरम जैसे नेता को, जो इतने वरिष्ठ नेता रहे हैं, अगर हम चिदम्बरम को जेल में डाल सकते हैं तो आप अपनी स्थिति देख लीजिए कि आपका क्या हाल होगा। आनंद शर्मा के बारे में कहा जा सकता है कि कांग्रेस में उनको उनका ड्यू जो मिलना था नहीं मिला। उनके पिता खालिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई, उनके पिता शहीद हुए, कांग्रेस ने उन्हें पर्याप्त तवज्जो नहीं दी। गुलाम नबी आजाद कश्मीर में एक ऐसे नेता थे जो हमेशा कांग्रेस का झंडा बुलंद किए रहे, कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी रहे, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कांग्रेस को अपनी कमियों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। जहां तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद का सवाल है, गांधी परिवार के लोग या राहुल गांधी अध्यक्ष बनना नहीं चाहते या नहीं बने, लेकिन वे पार्टी पर अपना प्रेशर, अपना प्रभाव, अपना दबदबा बरकरार रखना चाहते हैं। ये एक आम धारणा बनी है कि अगर राहुल गांधी भले ही कांग्रेस के प्रधान न बने, कांग्रेस के अध्यक्ष न बने, लेकिन फिर भी वे चाहेंगे कि कांग्रेस पर उनका प्रेशर चलता रहे। जैसे एक किस्से को बार बार कहा जाता है कि किस तरह उन्होंने एक कानूनी दस्तावेज को, जो मनमोहन सिंह के जमाने में था, एक अध्यादेश आने वाला था, उस अध्यादेश के बारे में उसके चिंदे चिंदे करके फेंक दिया। तो ये शो करता था राहुल गांधी की राजनीतिक परिपक्वता को। लेकिन कांग्रेस जितने धीमी गति से चल रही है और सरकार के खिलाफ खुलेआम अभियान नहीं चला रही, राहुल गांधी के अलावा कोई नेता खुलकर इस प्रेशर पॉलिटिक्स के बारे में बोलने के लिए तैयार नहीं है। न गुलाम नबी आजाद बोलते हैं, न शशि थरूर बोलते हैं, न चिदम्बरम, कोई भी उतना खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। हाँ, चिदम्बरम की तरफ से उनके बेटे, और उन्होंने कानूनी सहारे जरूर लिए हैं, वे कोर्ट में बार बार गए हैं और हर तरह से उन्होंने अपनी लड़ाई कानूनी तरीके से लड़ी, लेकिन राजनीतिक तरीके से उन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी। शायद वे जानते हैं कि इस पॉलिटिक्स के आगे, वे प्रेशर पॉलिटिक्स से आगे कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो बीजेपी कोई एनजीओ नहीं है, बीजेपी सत्तारूढ़ पार्टी है और गंगा इस देश की पवित्र है, लेकिन बीजेपी पवित्रतम पार्टी। आप देख लीजिए, असम में जिस तरह के लोगों को टिकट दिया गया, गोवा में जिस तरह लोगों को नेता बनाया गया, जिस तरह महाराष्ट्र में हुआ, तो इनके निशाने पर सभी लोग हैं। और शरद पवार भी उनके निशाने पर रहे। शरद पवार को भी ईडी ने ईमेल भेजा था कि हमें जानकारी चाहिए, और शरद पवार ने प्रोएक्टिव रूप लिया और वो खुद ईडी के दफ्तर चले गए और काफी हंगामा हुआ, तो उसके बाद ईडी चुप हुआ। ये एक मतलब और जानिए राजू जी, जो लोग प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं वे प्रेशर पॉलिटिक्स का महत्व जानते हैं। अगर उनके ऊपर किसी ने प्रेशर किया तो वे जरूर डालेंगे।
अभी जो बार बार कहा जा रहा है कि नई दिल्ली का शराब कांड, शराब माफिया, शराब घोटाला, ये बात लोगों के मन में बैठाने की कोशिश है। दिल्ली इसका लक्ष्य नहीं है, इसका लक्ष्य पूरा देश है कि पूरे देश के लोग जो ये मानते हैं कि दिल्ली की सरकार बीजेपी की नहीं है और वो सरकार ईमानदारी से काम कर रही है, तो वो बार बार ये बताना चाहते हैं कि जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां देखो कितने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं। उसके तकनीकी पहलू पर नहीं जाना चाहूंगा, शराब घोटाला जो भी कहा जा रहा है, तकनीकी घोटाला कितना है ये अलग बात है। तो बीजेपी का तरीका है अपने विरोधी पर दबाव डालो, उस पर ईडी का दबाव डालो, इनकम टैक्स का दबाव डालो, पुलिस का दबाव डालो, चुनाव आयोग का दबाव डालो, नंबर 1। नंबर 2, उसे इतना बदनाम करो, जो हमारा प्रतिद्वंदी है या जिससे हमें खतरा, उसे इतना बदनाम करो कि वो हमारे बारे में बोलने के पहले सोचे और जनता में उसकी छवि खराब हो। और इसके अलावा एक और उसकी रणनीति है कि प्रेशर पॉलिटिक्स के अलावा केवल पॉलिटिक्स से नहीं है, व्यक्तिगत रूप से लोगों को प्रताड़ित करो, ये भी बीजेपी की पॉलिटिक्स का हिस्सा है। आप याद कीजिए सोनिया गांधी 75 साल की महिला जिनसे लगातार इस तरह पूछताछ हो रही है, 50 घंटे उनसे पूछताछ हुई, जिस तरह राहुल गांधी से पूछताछ हुई, तो उनका मतलब यह है कि हम आपको जेल में नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर हमने जेल में डाला तो राहुल गांधी या सोनिया गांधी हीरो बन जाएंगे, इंदिरा गांधी वाली हालत हो जाएगी कि लोकप्रियता उनकी चरम पर पहुंचेगी। वे उन्हें परेशान इतना करना चाहते हैं और शारीरिक रूप से परेशान करना चाहते हैं कि वे घबरा जाएं, स्वास्थ्य की परेशानियां उनको खड़ी हो जाए, जैसे कि चिदम्बरम साहब के साथ हुआ। तो ये सब बीजेपी की प्रेशर टैक्टिक्स है कि राजनीतिक दबाव, बदनामी का ठीकरा फोड़ना और शारीरिक रूप से अपने विरोधियों को कानूनी संस्थाओं के माध्यम से इतना प्रताड़ित करना कि वे टें बोल जाए। जैसे शशि थरूर के साथ भी पूछताछ हो चुकी है और वे काफी विनम्र हो गए हैं नरेंद्र मोदी के बारे में, और हालांकि कांग्रेस के नेता हैं लेकिन उनकी विनम्रता है, वे एक सॉफ्ट टारगेट है। तो बीजेपी ने ऐसे लोगों को निशाने पर लिया जो सॉफ्ट टारगेट हैं, जो उनकी ओर आ सकते हैं। और सिसोदिया के बारे में बोलने से बीजेपी को फायदा ये है कि हम जो हमारे साथ नहीं हैं हम उन्हें बदनाम कर सकते हैं, तो उनकी बदनामी का लाभ हमें मिलेगा। ये मुझे मोटे मोटे तौर पर बोलचाल की भाषा में मैं यही कहना चाहता हूं। राजीव जी सही कह रहे हैं आप। सुनील शुक्ल जी, एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगा। थोड़ा कांग्रेस की बात हम कर रहे हैं और बीजेपी की प्रेशर पॉलिटिक्स की बात हम कर रहे हैं। जरा इस प्रेशर पॉलिटिक्स में कांग्रेस कहां फंसती हुई दिखाई दे रही है आपको? आपका नजरिया जरा समझना चाहूंगा। शुक्ल जी शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं कांग्रेस कहीं, लेकिन सुनील जी राजीव जी मेरी आवाज आ रही है? अब आवाज नहीं, एक बार फिर से सुनील शुक्ल जी को जोड़ने की कोशिश कीजिए। लेकिन राहुल लाल जी, कहां देखते हैं आप बीजेपी की प्रेशर पॉलिटिक्स में कांग्रेस को फंसते हुए? देखिए, बीजेपी प्रयास तो पूरा कर रही है कि कहीं कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत कांग्रेस का जो अध्यक्ष का पूरा चुनाव है उसको प्रभावित किया जाए, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि इस समय जो कांग्रेस है उस दबाव में आएगी। अगर कांग्रेस जैसी महत्वपूर्ण विपक्षी दल अगर इस दबाव में आ जाएगी तब तो फिर ये बड़ी खतरनाक स्थिति होगी देश की। इसलिए अभी तो खैर हम लोग प्रारंभिक तौर पर लगातार न्यूज सुन रहे हैं कि गांधी परिवार जो है कि वो कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए जो है कि वो संभवतः वो लोग दूरी बनाएंगे, लेकिन इस समय मेरे विचार से राहुल गांधी को बिल्कुल आगे बढ़ के उन्हें पार्टी का नेतृत्व तो संभालना चाहिए और जो उनका अपना विजन है उसको आगे बढ़ के संभालना चाहिए उनको। देखिए, हम लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए आज गांधी परिवार जो है वो केवल उनकी भूमिका एक बड़ी विशिष्ट भूमिका है कांग्रेस के भीतर, वो कांग्रेस जनों के भीतर एक बॉन्ड की तरह वो काम करते हैं। आज हम लोग देख रहे हैं कि तमाम मुद्दों पे जब जनहित के मुद्दे को कोई नहीं उठा रहा है, तो आप लंबा सिलसिला देख रहे हैं 2014 से तमाम सरकार अर्थव्यवस्था के मामले में जो फंसी हुई है उस मामलों पर भी अगर ध्यानाकर्षण कोई दिला रहा है तो राहुल गांधी दिला रहे हैं। हम लोगों को याद है कोरोना काल के मामले में भी हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार वो एक एक मामले पर सरकार के एक एक फैसले की किस प्रकार से वो समीक्षा कर रहे थे और वो बता रहे थे कि इसके क्या दूरगामी जो है कि दुष्परिणाम देश को झेलने पड़ेंगे, और वो दुष्परिणाम देश अभी इसमें झेल रहा है। तो डंके के चोट पे बिना किसी दबाव में आए हुए विपक्ष की भूमिका या सरकार की कमियों को सामने लाने का काम वो करते हुए रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में उसी प्रकार के कोई नेतृत्व की आवश्यकता कांग्रेस को है।
तो कांग्रेस अगर दबाव में आती है तब तो फिर ये एक स्थिति गड़बड़ होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस इस प्रकार के किसी दबाव में आएगी। और G23 के लोग हों या फिर और अन्य कई लोग हों, क्योंकि देखिए राहुल गांधी के तमाम बयान आपको ध्यान में होंगे कि भाई कांग्रेस के भीतर भी आरएसएस के कई सारे लोग हैं, हमें उनकी जरूरत नहीं है। आप चले जाइए अपने मूल जिसका आप समर्थन करना चाहते हैं, आप जाइए और आप उन्हीं के पार्टी में घोषित तौर पर जाके आप समर्थन कीजिए। तो इस प्रकार के तरफ से कई बार पहले भी आ चुके हैं। कांग्रेस एक सबसे बड़ी पुरानी पार्टी है, विपक्ष की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण पार्टी है। अभी यादव जी कह भी रहे थे कि विपक्ष को जब हम लोग देखते हैं तो विपक्ष को देखना बड़ी गंभीर चीज है कि कौन वहां पे विपक्ष है, कौन विपक्ष में डर रहा है, कौन विपक्ष में होकर भी जो है कि भारतीय जनता पार्टी के फायदे के लिए बात कर रहा है। हम लोगों ने देखा कि अभी किस तरह से उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है और उसमें तृणमूल कांग्रेस की भूमिका कितनी संदिग्ध किस्म की रही। जिस राज्यपाल जब वो राज्यपाल थे तो उनके साथ धनखड़ जी के साथ किस प्रकार के तनाव की बिंदु रहे। कम से कम चुनाव में भाग को लेते, आपको समर्थन करना था तो आप समर्थन ही कर देते धनखड़ जी का, लेकिन नहीं, हम उपराष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेंगे, हमसे पूछा नहीं गया। तो ये जो इस प्रकार की तमाम स्थिति है, तो कई दल है इस प्रकार के, तो वो दल तो हो सकता है कि जो भी मजबूरियां रही हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल प्रतिबद्ध है दबाव बनाने के लिए। और जो बयान था जेपी नड्डा जी साहब का कि भाई हम चाहते ही नहीं है, देखिए पहले प्रारंभिक स्थिति क्या थी, कांग्रेस मुक्त भारत की स्थिति थी कि भाई कांग्रेस के ऊपर केवल हमले हो रहे थे, लेकिन आज के समय में तमाम क्षेत्रीय दलों के ऊपर भी हमले हो रहे हैं। और जेपी का जो पावर पॉलिटिक्स का पूरा गेम है कि वो दबाव में लाए विपक्षी नेताओं को, वो मुझे कहीं कहीं फेल होता भी नजर आ रहा है। कांग्रेस के भीतर भी आप लगातार गांधी परिवार के ऊपर दबाव बना रहे हैं, अब तक तो दबाव बनाने में आप सफल नहीं हो पाए हैं। कांग्रेस जो भी निर्णय लेगी वो एक महीने में हम लोगों को दिख ही जाएगा कि सितंबर तक में क्या स्थितियां दिख रही है, किसको अध्यक्ष पद दिया जा रहा है। उसी प्रकार के नेशनल, मैंने पहले भी कहा कि महाराष्ट्र के घटनाक्रम ने छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों को स्पष्ट कर दिया। केसीआर जैसे लोग जो तमाम जगहों पर आप देखिए, पहले हम लोग देखते थे कि वो बीजेपी के खेमे नहीं होते थे, एनडीए के घोषित जो के सदस्य होते थे, लेकिन कहीं कहीं महाराष्ट्र के घटनाक्रम में उन छोटे दलों की आंखें खोल दी। अब तो वो खुलेआम चुनौती देते हुए दिख रहे हैं केसीआर कि आइए भेजिए हमारे यहाँ पे ईडी, हमारी भी सरकार गिरा के दिखाइए आप। तो ये जो अगर जिस तरह से ये जो भावनाएं आ रही हैं कि समझना पड़ेगा लोगों को, तमाम क्षेत्रीय दलों को भी आपस में एकजुट होना पड़ेगा, वो एकजुटता की भावना दिख रही है। हालांकि जिस स्तर पर जिस पर्याप्तता के साथ वो होनी चाहिए अभी उसमें कमी है, लेकिन कहीं कहीं बीजेपी खुद इन ईडी या तमाम दूसरे एजेंसियों का, सीबीआई वगैरह का जिस हद तक वो दुरुपयोग कर रही है, के कारण से वो खुद ही आपस में विपक्षी की जो पार्टियां हैं वो बाध्य हो रहे हैं एकजुट होने के लिए। और वो जैसे एकजुट होंगी तो फिर प्रेशर पॉलिटिक्स में हम लोग नहीं कहेंगे कि विपक्ष फंस गया, बल्कि हमें तो ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, आप जब किसी भी चीज का बहुत ज्यादा दुरुपयोग करते हैं, पहले अगर सीबीआई किसी के घर पहुंचती थी तो उसके छवि को नुकसान होता था, ईडी अगर किसी के घर पहुंचती थी छापेमारी करने के लिए तो उस नेता के पूरे छवि या परसेप्शन का नुकसान होता था। पॉलिटिक्स में परसेप्शन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। आज कम से कम वो परसेप्शन का नुकसान नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज को, तो आपने इतना ज्यादा दुरुपयोग किया है एजेंसियों का कि वो परसेप्शन का नुकसान होने वाली स्थिति तो बंद हो गई। अब आपको एक अगले कदम पे आना पड़ेगा कि आप उनको किस प्रकार से डिस्टर्ब करते हैं या फिर उनके तमाम दूसरे मामलों में किस प्रकार का हस्तक्षेप करते हैं। तो बीजेपी कहीं कहीं एक अतिवाद का शिकार भी हो रही है प्रेशर पॉलिटिक्स में लोगों को लाने के लिए, लेकिन उनको कई जगह पर सफलताएं मिली है, इसलिए वो एक ही स्क्रिप्ट पे, एक ही फॉर्मूले पर लगातार वो चले जा रहे हैं। विपक्ष को भी और मैच्योर भूमिका के साथ सामने में आने की सख्त जरूरत है। जो अपेक्षा हम लोग कर रहे हैं विपक्ष के साथ किस लोकतंत्र में, वो किस तरह से मैच्योर रूप में है, किस तरह से वो एकजुट है तमाम मामलों के ऊपर, अभी उस पर कमी दिख रही है। लेकिन बीजेपी का ये व्यवहार मुझे लग रहा है कि भविष्य में इस कमी को भी, विपक्ष की इस कमी को भी दूर कर देगा। राजीव, इस कमी को हो सकता है दूर कर दे। सुनील शुक्ल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील शुक्ल जी, आपसे समझना चाहूंगा, क्या बीजेपी की जो प्रेशर पॉलिटिक्स है वो कांग्रेस के ऊपर भी हावी हो चुकी है? कांग्रेस जिस प्रकार बहुत सारे डिसीजन, उसमें सबसे बड़ा डिसीजन अध्यक्ष पद का है, वो नहीं ले पा रही है, इसके पीछे G23 नजर आता है आपको, या बीजेपी की प्रेशर पॉलिटिक्स, या दोनों? किस रूप में देखते हैं? राजीव जी, मैं यह स्वीकार करने में मुझे दिक्कत होगी कि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व जो है वह किसी तरह के दबाव में है। केंद्रीय नेतृत्व तो मुझे दबाव में दिखता नहीं है। जहां रही पार्टी के अध्यक्ष के चयन की, तो उनकी एक अपनी प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में एक स्थिति है, कुछ लोग चाहते हैं कि गांधी परिवार के लोग अध्यक्ष बने, कुछ लोग चाहते हैं कि बाहर के लोग अध्यक्ष बने।
लेकिन ये भी तय मान के आप मानिए, आप जो लोग भी कांग्रेस को जानते हैं, जितना जानते हो कांग्रेस के नेताओं को भी जानते हैं, और कांग्रेस का आम लोगों का जो जुड़ाव उसको भी समझते हैं, उनमें यह बात है कि अगर कांग्रेस में गांधी नेहरू परिवार का व्यक्ति अध्यक्ष नहीं होगा तो यह पार्टी खंड खंड बढ़ जाएगी। किसी में भी इस पार्टी को लीड करने की क्षमता नहीं है, किसी भी राजनेता में नहीं है। इतने गुटबंदी, इतने दबाव, इतने गुट बनेंगे विभिन्न राज्यों में कि ये पार्टी नहीं रह जाएगी। पार्टी को एकजुट रखने, सार्थक और समर्थ नेतृत्व देने की क्षमता केवल और केवल गांधी नेहरू परिवार में ही है। इस तरह का कोई नेता अभी तक ऐसा नहीं दिखाई पड़ा जो अपने बूते पार्टी, अपने कंधों पर पार्टी को आगे ले जा सके, और पार्टी के कार्यकर्ताओं और विभिन्न स्तरों के नेताओं की उसमें उतनी ही आस्था और उसके नेतृत्व में उतना ही विश्वास हो। इसलिए मुझे नहीं दिखता। और कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगातार हमलावर है, और अपने कार्यक्रमों को भी उसने कहीं संशोधित नहीं किया है। G23 जिसकी बात हम लोग लगातार करते हैं, यह भी उसकी परवाह पार्टी केंद्रीय नेतृत्व ने करना बंद कर दिया है, क्योंकि वह पूरा का पूरा G23 जो है वह भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहा है, कांग्रेस को कमजोर करने के इशारे पे काम कर रहा है। क्योंकि अगर कांग्रेस कमजोर होगी तो तभी विपक्ष कमजोर होगा राष्ट्रीय स्तर पर। दूसरी चीज, जो अन्य राजनीतिक दल हैं जो वाकई कांग्रेस के खिलाफ है, अरे बीजेपी के खिलाफ है, वह उसमें कांग्रेस की स्वीकृति हो या ना हो, लेकिन वह बीजेपी से लड़ते हुए नजर आ रहे हैं और मजबूती से लड़ रहे हैं। और कोई भी राजनीतिक दल जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वास्तव में लड़ रहा है, राजनीतिक रूप से लड़ रहा है, अपने राज्य में वह एकदम उनके खिलाफ खड़ा है, वो उसको भी कांग्रेस के साथ जुड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत केवल उन लोगों का है जो बीजेपी के द्वारा पुष्पित और पल्वित अपोजिशन है। आप अगर अपोजिशन है, अगर आप देखिए, कोई भी गठबंधन बिना त्याग के, बिना अपनी चीजों को छोड़े थोड़ा संभव है। ममता बनर्जी के, जैसा कि राहुल लाल जी ने कहा कि जो ममता बनर्जी ने उपराष्ट्रपति के चुनाव में जिस तरह के क्रियाकलाप किए, क्या वह विपक्ष की भूमिका है? क्या वह विपक्ष है जो सत्तारूढ़ दल को चुनौती देता हुआ दिखाई पड़ रहा है? क्या वह विपक्ष है जो सत्तारूढ़ दल के साथ संघर्ष करने के लिए तैयार है? वो तो एक रास्ता ढूंढ रहा है कि हमारा और केंद्र के साथ एक तालमेल बना रहे। और अगर आप एक जो राष्ट्रीय पार्टी है, किसको भी समझ में आ रहा है कि कांग्रेस बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है। अगर कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और पैन इंडिया उसकी प्रेजेंस है, तो क्या उसको इग्नोर करके कोई गठबंधन हो सकता है? और हमारे जैसे आदमी तो ये भी नहीं मानते। चलो, आप राष्ट्रीय स्तर पर किसी व्यक्ति पहचान मत करो, आप छोड़ दो। हर राजनीतिक दल अपने अपने राज्य में चुनाव लड़े, मजबूती से चुनाव लड़े, और चुनाव लड़ करके जिसको नेता चुनना हो चुन लीजिए। क्या जब जनता पार्टी बनी थी 1977 में, तो इन लोगों ने किसी को नेता चुना था? पूरी पार्टी चुनाव लड़ी और मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री मान लिया गया। उसके बाद जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की राजनीति आई, उस समय क्या किसी को नेता प्रोजेक्ट किया गया था? उसको देवीलाल को नेता बताया जा रहा था जब वोकर्स को लेकर के बीपी सिंह आंदोलन चला रहे थे। और उस जनता दल के संसदीय बोर्ड की बैठक में देवीलाल जी को नेता मान लिया गया। सवाल ये नहीं, सवाल है कि हर जो भी राजनीतिक दल है, लेकिन अगर आप यह उम्मीद करते हो कि बिजू पटनायक संगठित विपक्ष के साथ आ जाएंगे, ये संभव ही नहीं है। अगर आप इस वक्त है कि जगन रेड्डी साहब सामूहिक विपक्ष के साथ आ जाएंगे, ये संभव ही नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि मायावती जी एक संगठित विपक्ष के मोर्चे में शामिल हो जाएंगे, ये संभव ही नहीं है। क्योंकि इनके ऊपर डराने और धमकाने की राजनीति, ये दबाव की राजनीति नहीं। मैं शब्द दबाव तो बड़ा परिष्कृत शब्द है। ये डर पैदा किए हुए लोग, डरे हुए लोग हैं। और राजनीति में अगर आप डर गए तो राजनीति क्या करेंगे? अगर आप डरे होते तो क्या देश, ये मुल्क आजाद हो पाता क्या? तब तो बहुत डराने वाली ताकतें थी और कई तरह के डर थे। छोटे छोटे स्वार्थों के लिए अगर आप सत्तारूढ़ दल के सामने नतमस्तक हो जा रहे हैं, तो किस बात का विपक्ष? विपक्ष तो सत्तारूढ़ दल के साथ आंख में आंख मिला के बात करने के लिए है ना। हर मोर्चे पे आपके साथ खड़ा है। 5 घंटे की अगर आपसे पूछताछ हो गई तो आप लगे कहने की साहब आपके सुर बदल गए। ये तरीका नहीं है। और इसीलिए, और जो लोग भी, आप देखिए, आप राजीव जी, आपको पूरी आजादी है अपने आप को विद्वान मानने की, लेकिन देश की जनता को मूर्ख मानने की आजादी आपको नहीं है। यह देश आदेश समझता है, यह परिपक्व लोकतंत्र है। कौन सा नेता विपक्ष राजनीति कर रहा है,
कौन सा नेता सत्तारूढ़ दल के साथ मिलकर के विपक्ष नेतागिरी कर रहा है और कौन सा नेता विपक्ष को धराशायी करने में लगा हुआ है, इन लोगों के सामने है। हर राज्य में साफ है, इस लोगों को चुनने में दिक्कत नहीं होती है और होगी भी नहीं। और मैं आपसे कह सकता हूं, जो इतनी मेरी समझ है, मैं अब तक जो कांग्रेस की राजनीति को देख रहा हूं उसमें कांग्रेस कहीं से भी डरी हुई नहीं है। कांग्रेस के पास जो दायित्व है विपक्षी भूमिका की, संसद से लेकर सड़क तक वो अपनी भूमिका में है। बावजूद इसके ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो कोई भी आंदोलन कांग्रेस खड़ा कर रही है वह अपने नेताओं को बचाने के लिए कर रही है और लोगों के मुद्दे पर सक्रिय नहीं है। उनके आंदोलनों को भी डिस्क्रेडिट करने, अविश्वसनीय बनाने, लोगों के मन में दुविधा पैदा करने की लगातार कोशिशें हो रही है, लेकिन कांग्रेस पीछे नहीं। आज ही देखिए आप, जिन लोगों के साथ राहुल गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जिन लोगों से मुलाकात की, क्या वो कांग्रेस के वर्कर थोड़े हैं? वो सिविल सोसाइटी के लोग हैं। उसमें से कितने सारे लोग होंगे जिनकी आस्था विपक्ष बीजेपी के साथ होगी? कितने सारे लोग हैं जो दक्षिणपंथी राजनीति पर विश्वास करते हैं? कितने लोग होंगे जो वामपंथी राजनीति पर विश्वास करते हैं? लेकिन वो लोग इकट्ठे में उनको राहुल गांधी को मिलने में कोई दिक्कत भी नहीं हुई। तो सवाल है कि जो बीजेपी कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो डरा हुआ नहीं है। और वो न केवल वो, जो कोई भी राजनीतिक दल विभिन्न राज्यों में, स्टालिन को मैं डरा हुआ नेता नहीं मानता, मैं तेजस्वी को डरा हुआ नेता नहीं मानता। ये ऐसे लोग हैं जो सीधे आमने सामने खड़े हैं बीजेपी के साथ और हर तरह से संघर्ष करने के लिए तैयार है और संघर्ष कर रहे हैं। अगर यह संघर्ष की स्थिति नहीं होती तो विपक्ष की राजनीति से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। राजीव जी, ऐसा है नहीं। देश में विपक्ष है, अपनी ताकत के साथ है और 2024 के चुनाव में आपको बड़े प्रभावशाली तरीके से दिखाई ही पड़ेगा। यह संभव है, ये बात कही जाएगी कि एक नेता नहीं है, एक गठबंधन नहीं बन पा रहा है। ठीक है, अगर मैं कहता हूं किसकी जरूरत नहीं है, किसी को नेता मत मानिए आप। हर लोग अपने अपने राज्य मजबूती से चुनाव लड़िए और एक दूसरे के राज्य चुनाव प्रचार करने जाइए। देखिए कैसा माहौल बनता है। जी राजीव, विपक्ष है मजबूती के साथ डटा पड़ा है यहाँ पर, लेकिन सवाल यहाँ उठता है कि क्या कांग्रेस या दूसरे दलों के सामने अब बीजेपी जो है वो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को फील कर रही है? क्या आने वाले समय में चुनावों में, अभी जो सामने चुनाव है, गुजरात का चुनाव और हिमाचल का चुनाव, इन चुनावों में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बीजेपी को डरा रहा है, सता रहा है, इसीलिए बीजेपी प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है? जरा ये भी समझें डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, क्या इस ढंग से भी समझा जाए कि बीजेपी का जो प्रेशर पॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं खुद के डर को बाहर निकाल रहा है? वो बीजेपी डरी हुई है क्योंकि लगातार पिछले 28 साल से सत्ता में है बीजेपी गुजरात में, पिछले 5 साल से सत्ता में है बीजेपी हिमाचल में, और चाहती है कि किसी भी रूप से बीजेपी जो है वो फिर से आ जाए सत्ता में इन दोनों राज्यों में। अभी 2 राज्यों के चुनाव सामने हैं, इसीलिए 2 ही राज्यों की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे चुनाव भी आएंगे और फिर फाइनल चुनाव 2024 में आना ही है। और इतने में अभी 8 साल में मोदी जी की हालत ये हो रखी है कि बहुत सारे जो मोदी जी के ब्लाइंड सपोर्टर थे अब कहते हैं कि आगे हम वोट नहीं डालेंगे। बहुत ही जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात कह रहा हूं। और ऐसे लोगों की संख्या अगर बढ़ती जाएगी तो समय ये आएगा कि बीजेपी की हार सामने रहेगी। तो इस हार से अपने आप को बचाने के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स अभी से एक नया रास्ता क्या इस रूप में भी देखा जाए? डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी। राजीव जी, बीजेपी कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती सत्ता में वापसी के लिए, और छोड़ना भी क्यों चाहिए, पार्टी है। लेकिन उसने नैतिकता और अनैतिकता की दीवारें तोड़ दी हैं। अब उसे एक ही लक्ष्य दिखता है कि कुछ भी हो, कैसे भी हो, सत्ता में आना ही एकमात्र लक्ष्य है। जहां तक कांग्रेस की या विपक्ष की बात है, जो विपक्ष की बड़ी पार्टी है उनका भविष्य उसे नजर आ रहा है। क्या भविष्य है? ठीक है कि कुछ नेता हैं जो बीजेपी से, जो ईडी से नहीं डरते हैं, कुछ नेता, लेकिन अधिकांश नेता कौन है? आप देखिए, अधिकांश नेता वे हैं जो डर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए कि बंगाल में ममता बनर्जी का जो तरीका है, जो रूप है, वो देखिए किस तरह से बदलता चला आ रहा है। वो बीजेपी के खिलाफ जिस तरह से अभियान चलाती थी, बोलती थी, नहीं बोल रही हैं, क्योंकि एक पूरी लिस्ट 21 नेताओं की बन चुकी है जो ईडी
उनके खिलाफ कार्रवाई करने जा रहा है। और उसी के कुछ नेता, बीजेपी के नेता स्थानीय वकीलों के माध्यम से कोर्ट में गए हैं कि इन्होंने बेहिसाब दौलत कमाई है, तो उसे मौका मिला। और ममता बनर्जी कोई नैतिकता की बातें करना ठीक नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी का लक्ष्य भी राजनीति है और वो राजनीति में कोई भी तरीका अपना सकती है, इस बात को बीजेपी जानती है। तो उन्हें लगता है कि वहां ममता बनर्जी से मिलकर रहना फायदेमंद है, क्योंकि ममता बनर्जी उतना कड़ा रुख नहीं अपनाएंगी। राहुल गांधी और कांग्रेस की जो स्थिति है, कांग्रेस बहुत अच्छी पार्टी है, सिद्धांत बहुत अच्छे हैं, अतीत अच्छा है, शानदार अतीत रहा है, लेकिन आप ये देखिए कि क्या कांग्रेस चुनाव में बीजेपी को हराने की स्थिति में है? क्या कांग्रेस, जो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में आप अपने आप को नहीं बचा पाए, जिसके नेता जिसे आप अध्यक्ष बनाने की बात करें, उत्तर प्रदेश में अपनी सीट नहीं बचा पा रहे हैं और अभी भी सक्रिय नहीं है, वो जानते नहीं उन्हें क्या करना है, संगठन को लेकर जो चीज करनी चाहिए उस बात से वाकिफ नहीं है। जहां तक धन बल की बात है, बीजेपी के पास जो धन बल है, देश की पूरी राजनीति का जो पैसा, उसका 45% चंदा अकेली बीजेपी पार्टी को मिलता है, कांग्रेस को उसका 1/3 पैसा भी नहीं मिलता। तो इतना पैसा बीजेपी के पास है, संगठन है, सत्ता की सभी ताकतें हैं, और अभी उसका लक्ष्य होगा फिलहाल 2024 की तैयारी में, जिन 2 राज्यों में चुनाव अभी सन्निकट है, वहां किसी भी तरह से सत्ता में आना। लेकिन आप देखिए जिस तरह से, जो अभी मुझसे पहले हमारे साथी ने कहा कि आम आदमी पार्टी कोई बीजेपी का विकल्प नहीं है, वो एक तरह से एक डमी विपक्ष बनने की भूमिका में है, डमी विपक्ष का रोल कर रही है। तो कहीं इतना खुलकर वो आ नहीं रहे हैं। उनका लक्ष्य भी वही है कि तिरंगा झंडा लहरा दो, बहुत ऊंचा तिरंगा लहरा दो, हम भी देश की जय जयकार करें, पूरी दुनिया में होगा भारत का नाम। ये अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं, जो दिल्ली के एक पिद्दे से राज्य के मुख्यमंत्री हैं। तो बड़ी विचित्र बात है कि ये असली नेता नहीं है। कांग्रेस जो असली नेता है, बीजेपी जानती कि कांग्रेस की ताकत कहां है, और बीजेपी उस शक्ति पर वार करने पे जुटी हुई कि कांग्रेस की वो ताकत नहीं रहे। अब भले ही राहुल गांधी अध्यक्ष बन जाए, या सोनिया जी बन जाए, या प्रियंका बन जाए, संगठन को खड़ा करना, एक पार्टी के संगठन को तैयार करना, चुनाव के स्थिति में लाना और जीतने के स्तर पर पहुंचाना, बहुत अच्छी लड़ाई भी कांग्रेस लड़ेगी चुनाव में, इसमें दो मत नहीं। मुझे पूरा भरोसा है कांग्रेस अच्छी लड़ाई लड़ेगी, लेकिन लड़ाई लड़ना और जीतना 2 अलग अलग बातें हैं। बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी, लेकिन जीतने की बात, कांग्रेस जीतने के लिए लड़ाई नहीं लड़ रही है, अभी वो अपने संगठन को बनाने के लिए लड़ाई लड़ रही है। तो बीजेपी की प्रेशर पॉलिटिक्स सही है, उसमें विपक्ष फंसा हुआ है, निश्चित तौर पर फंसा हुआ है, लेकिन विपक्ष को उसका प्रतिकार बहुत तेज गति से, ज्यादा प्रेशर के साथ करना होगा। उसके बिना बीजेपी से पार कांग्रेस नहीं पा सकती, ऐसा मुझे लगता है। राजीव जी, प्रतिकार करना होगा विपक्ष को। हम बात विपक्ष की कर रहे हैं, हम बात बीजेपी की कर रहे हैं, और बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जैसे जैसे साल दर साल आगे बढ़ रही है, बीजेपी का शासन आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी पीछा तो करेगा ही। और क्या उससे डरी हुई है बीजेपी? क्या बीजेपी को हार का डर सता रहा है? डर जो वर्ड अभी हमारे किसी साथी ने, सुनील शुक्ल जी ने शायद, या डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी ने कहा था कि ये जो हार है, आने वाले समय में जो डर है, क्या ये डर दिखाई दे रहा है और इसीलिए प्रेशर पॉलिटिक्स हो रही है, और इसमें कहीं ना कहीं विपक्ष को उस प्रेशर में दबाने की कोशिश हो रही है? तो यही यहाँ समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। सामने अभी कांग्रेस, लगातार चर्चा कांग्रेस में, अभी चर्चा में कांग्रेस रहने वाली है, इसलिए भी क्योंकि कांग्रेस को अध्यक्ष पद चाहिए। क्या लगता है कि कांग्रेस अपना नया अध्यक्ष चुन पाएगी, या फिर से आने वाले समय में यानी 2024 तक जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, उनको ही आगे बढ़ाएगी? इस सवाल के साथ आना चाहूँगा अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास, क्योंकि बहुत अभी सुनील शुक्ल जी शायद कह रहे थे कि कांग्रेस बिखर जाएगी अगर गांधी परिवार से कोई नहीं आया तो।
अगर गांधी परिवार से कोई नहीं आया, ये बात गांधी परिवार वाले भी जानते होंगे, ये बात राहुल गांधी भी जानते होंगे, ये बात सोनिया गांधी भी जानती होंगी। ऐसी स्थिति में कोई भी नहीं चाहेगा, यानी कांग्रेस के अंदर खाने में कांग्रेस के कार्यकर्ता से लेकर के जो प्रमुख पदों पर बैठे हुए हैं वो नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस बिखर जाए, टूट जाए, टुकड़ों में बट जाए। तो क्या लगता है पिछले 3 साल से 2019 से सोनिया गांधी कार्यकारी अध्यक्ष हैं, तो लगभग 3 साल 2.5-3 साल का वक्त हो गया। इन 3 साल से जो सोनिया गांधी अध्यक्ष हैं, कार्यकारी अध्यक्ष, उस पद को बढ़ाया जा सकता है 2024 तक के लिए, ये संभावना भी दिख रही है क्या अमलेंदु उपाध्याय जी? देखिए राजीव जी, मुझको लगता है ये संभावना भी जो है कई संभावनाओं में से एक है कि सोनिया जी जो है वो अंतरिम अध्यक्ष बनी रहे और उनके साथ जो है कुछ कार्यकारी अध्यक्ष जो बना दिए जाएं, एक उत्तर भारत से, एक दक्षिण भारत से, एक पूर्वोत्तर से, इस तरीके से करके 3-4 अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो बना दिए जाएं टुकड़ों में बात करके, और सोनिया जी जो है वो बनी रहें अंतरिम अध्यक्ष। एक तरीका ये भी हो सकता है, बशर्ते राहुल गांधी का तैयार नहीं होते हैं बनने के लिए उस स्थिति में। तो जो कि सूचना अभी तक आ रही है वो मीडिया की सूचनाएं हैं, हम लोगों की सूचनाएं कोई है नहीं। अब मीडिया की आप जानते हैं खबरें कहाँ से तैयार होती हैं, वो कितनी खबरें सच हैं कितनी गलत हैं, क्योंकि कांग्रेस के किसी भी नेता ने अभी तक ये नहीं कहा कि राहुल गांधी जो है वो उन्होंने मना कर दिया है। भाई जो भी लोग कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं, उनसे निवेदन किया जा रहा है, उनसे आग्रह किया जा रहा है, उनसे मांग की जा रही है कि वो अध्यक्ष बने, लेकिन ये किसी ने कहा कि उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं बनेंगे। मुझे जो लगता है सिर्फ जो था, जो विरोध कर रहा था वो G23 कर रहा था, और G23 जो है वो खुद ही अपने आप जो है एक तरीके से देखा जाए तो किनारे हो गया, और G23 बचा नहीं। तो कई लोग जो थे उसमें से इधर उधर हो गए, छिन्न भिन्न हो गए। तो अब जो बचे हैं वो भी इधर उधर हो जाएंगे, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा वाली स्थिति जो है बचलती उनकी भी होगी, जिस तरीके से परिस्थितियां बन रही हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि कांग्रेस ये रास्ता भी निकाल सकती है, अगर राहुल गांधी मना कर, मीडिया में सूचनाएं कि राहुल गांधी मना कर रहे हैं, उस स्थिति में हो सकता है कि सोनिया गांधी जो है वो कार्यकारी अध्यक्ष बनी रहे और उनके साथ जो है मतलब उनके असिस्ट करने के लिए 3-4 कार्यवाहक अध्यक्ष जो है वो एक्टिंग प्रेसिडेंट वो सब बना दिए जाए, और अंतरिम अध्यक्ष जो है वो सोनिया गांधी बनी है के। और मैं फिर इस बात को दोहराऊंगा जो मैंने कल भी दोहराया था कि बिना गांधी परिवार के अगर कांग्रेस का अध्यक्ष कोई बनता है, सर्वे सर्वा जो अध्यक्ष बनता है, तो फिर कांग्रेस को, मतलब फिर भारत जो है, फिर कांग्रेस मुक्त भारत बनने में फिर देर ज्यादा नहीं लगेगी। ये मेरा अपना मानना है, क्योंकि कोई एकनाथ शिंदे टाइप का जो बन सकता है, फिर जाके चुनाव आयोग में पहुंच जाए, फिर राहुल गांधी क्या करेंगे, सोनिया गांधी क्या करेंगी? क्योंकि चुनाव आयोग तो वही कहेगा जो मोदी जी कहेंगे। तो इसलिए जो ये परिस्थितियां पैदा ना हो, तो राहुल गांधी का वास्तव में इस चीज पे अड़े हुए हैं कि उनको अध्यक्ष नहीं बनना है, तो मुझे लगता है कि फिर इस पर उनको विचार करना चाहिए। जो देश के अंदर परिस्थितियां बन रही हैं उसको देखते हुए तमाम दलों के अंदर क्या हो रहा है, किस तरीके से एकनाथ शिंदे तैयार किए गए महाराष्ट्र में, किस तरीके से एकनाथ शिंदे तैयार किए जा रहे थे बिहार में, तो ये सारी चीजें जो है इस तरीके से, तो कांग्रेस के अंदर कोई एकनाथ शिंदे तैयार नहीं कर लिया जाएगा अगर राहुल गांधी तैयार नहीं होते हैं और गांधी परिवार से कोई अध्यक्ष नहीं बनता है, तो मुझे लगता है ये फिर बहुत संदेह की स्थिति होगी। राहुल गांधी को और पूरे गांधी परिवार को, पूरी कांग्रेस को जो है वो इस पर विचार करना चाहिए। हालांकि उनका मसला है, तय उन्हीं को करना है, हम लोग तो एक विश्लेषण करके सुझाव दे सकते हैं, वो हम लोग दे रहे हैं। जी राजीव, एक आखिरी कमेंट ले लेते हैं राहुल लाल जी से। राहुल लाल जी, आपके हम नाम राहुल गांधी, आखिर ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जो हैं वो न बने अध्यक्ष, ऐसा बीजेपी चाहती है। क्या कारण हो सकता है कि राहुल गांधी अध्यक्ष न बने? इससे अगर बन जाते हैं तो बीजेपी को घाटा, और ना नहीं बनते हैं तो बीजेपी को फायदा। किस रूप में देखते हैं आप? कैसे ये देखा जाए कि बीजेपी को फायदा होगा अगर राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बनते हैं? तो देखिए, मैंने पहले भी कहा कि अगर मुखर विपक्ष की भूमिका अगर किसी ने की है, विपक्षी नेता की भूमिका को अगर हम लोग देखें, तो राहुल गांधी, आप चाहे देखिए नोटबंदी के समय से तमाम जो सरकार, नोटबंदी का मामला हो, जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स करना हो, या फिर अभी कोरोना का मामला हो, अर्थव्यवस्था के तमाम मामले हो, इन सब चीजों को लेकर जब विपक्ष के प्रत्येक नेता को सुपर एक्टिव होना चाहिए, तो लोग सुसुप्तावस्था में थे, राहुल गांधी अकेले झंडा लेके चल रहे थे और वो सरकार की खामियों की तरफ गिनती करा रहे थे। तो वो इस प्रकार के नेता को क्यों चाहेगी बीजेपी की लोग? देखिए, अमलेंदु साहब बड़ी गंभीर चीज कह रहे थे, मैं सहमत हूं उनके इस बात से कि अगर गांधी परिवार नेतृत्व से पद से हटते हैं कांग्रेस में, तो फिर कांग्रेस मुक्त भारत, वो तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत आसान सपना होगा। बीजेपी के कई सारे नेता ऑफ द रिकॉर्ड करते हैं कि
सोचिए कि हम लोगों ने, बीजेपी के लोगों का कहना है कि हम लोगों ने एक बार काफी मुहिम चलाया था कि सचिन पायलट जी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनना चाहिए, कांग्रेस का अध्यक्ष बनना चाहिए, और एक समय में काफी शोर बढ़ा भी था। तो उन लोगों का कहना है कि अगर ऑफ द रिकॉर्ड वो दावा करते हैं बीजेपी के लोग कि अगर गांधी परिवार से बाहर अध्यक्ष पद आएगा तो आपको टीवी पर यह ब्रेकिंग न्यूज देखने के लिए मिलेगा कि कांग्रेस अध्यक्ष ही तमाम जो है कि समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। तो यह अतिशयोक्तिपूर्ण बयान नहीं है। ये गांधी परिवार से बाहर जाने के बाद ये स्थितियां काफी आसानी से संभव है, जिसके तरफ कि अभी सुनील शुक्ला साहब भी ध्यानाकर्षण करा रहे थे, मैंने अमरेंदु साहब को भी सुना, वो भी वही चीज कहना चाह रहे थे। तो ये तो फिर एकनाथ शिंदे तो हर तरफ मौजूद होते हैं, आप किसी को डरा सकते हैं, किसी को धमका सकते हैं, किसी को प्रलोभन दे सकते हैं, और ये स्थितियां हैं विपक्ष में। इसलिए मैं तो जरूर कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ा मौका है कि उन्हें इस वक्त फ्रंट फुट पे आना चाहिए और कांग्रेस अध्यक्ष पद को स्वीकार करना चाहिए। ये एक ऐतिहासिक क्षण है इस समय, जिसमें देश को वास्तव में एक मजबूत विपक्ष की जरूरत है। जब हम लोग बचपन से ही जब पढ़ते हैं लोकतंत्र के बारे में, हम लोग पढ़ते हैं उसमें कि जितना आवश्यक सत्ता पक्ष है उतना ही आवश्यक विपक्ष भी है आवश्यक, और इस समय उस विपक्ष को बड़ा ही सुनियोजित पूर्ण ढंग से उसको कमजोर किया जा रहा है। इस विपक्ष के ऊपर तमाम वेद एजेंसियों के माध्यम से तमाम दूसरे साम दाम दंड वेद सब कुछ लगा के उसे तोड़ा जा रहा है। तो ये वो स्थिति, अगर इस समय वो नेतृत्व संभाल के जन सरकार के मुद्दों को उठाते हैं, यही देश अभी उनसे अपेक्षा रखता है। तो इस समय उन्हें सामने में फ्रंट पे आना चाहिए। और दूसरा विकल्प जो हो रहा है कि हो सकता है कि सोनिया गांधी कार्यकारी अध्यक्ष बनी रह जाए, वो भी एक ऑप्शन हो सकता है। लेकिन इसके बाहर कोई बिल्कुल व्यक्ति आ जाए, वो गांधी परिवार से बाहर आ जाए, देखिए गांधी परिवार के बाहर से भी अगर कोई अध्यक्ष बनेंगे भी तो स्पष्ट है कि वो गांधी परिवार के छत्र छाया में ही होंगे। तो एक इनडायरेक्ट वे वाली स्थिति से ज्यादा अभी विपक्ष की स्थिति यह होनी चाहिए कि एक सीधा सीधा नियंत्रक नेता, जिसे कि हर कोई अपना नेता माने। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो जैसे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम देश के हर जगह उसकी उपस्थिति है, इसलिए वहां का नेतृत्व होना बहुत आवश्यक है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती, ये तो पप्पो अभियान है, वो अभियान फेल हो चुका है। अब राहुल गांधी को कोई पप्पो के रूप में नहीं देख रहा, उन्हें हर कोई इसी रूप में देख रहा है कि वो जो चीजें कहती है वो कुछ समय अंतराल के बाद राहुल गांधी के तमाम बयान जो है वो सही होते हुए जाते हैं, और सरकार के ऊपर उन्होंने जो भी एक तरह से उन्होंने आलोचनाएं की हैं, वो आलोचनाएं आज भी काफी दमदार है। चाहे 2015 के ट्वीट हो, 16 के ट्वीट हो, 17, 18, 19, 20, 21, वो सबके सब आज भी बिल्कुल प्रासंगिक है। यह महत्व राहुल गांधी का, इसमें भारतीय जनता पार्टी तमाम प्रयास करती है। वो जरूर टीवी चैनलों पर बहुत से बोलते हैं कि राहुल गांधी जी अगर अध्यक्ष बन जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम आसान हो जाए, ये ऑन द स्क्रीन बोलते हैं, लेकिन ऑफ द स्क्रीन वो भी डरते हैं कि वो अगर अध्यक्ष बने तो फिर स्थितियां पलट सकती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि राहुल गांधी को इस वक्त लीडरशिप दिखानी होगी। लीडरशिप ये कि आइए सबसे पहले कहें कि हाँ, मैं अध्यक्ष पद के लिए तैयार हूं और 2019 से पहले जिस मजबूती के साथ तैयार था उससे ज़्यादा मजबूत हो चुका हूं। और ये जो कि नहीं, मुझे नहीं बनना है, और बिल्कुल सही अमरेंदु जी भी कह रहे थे कि अभी तक किसने सुना कि राहुल गांधी ने मना किया है। राहुल गांधी को मनाया जा रहा है, ये बात तो है, लेकिन राहुल गांधी ने इस मामले में अपनी बात नहीं रखी है। तो ये भी आने वाले समय में हम देखेंगे, बहुत ज़्यादा वक्त की बात नहीं है, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना होगा, क्योंकि जिस कालखंड में अभी हम चल रहे हैं, ये महीना जो है इस 21 तारीख से लेकर 20 सितंबर तक, 21 अगस्त से 20 सितंबर के बीच अध्यक्ष पद पर मुहर लगनी है। और अगर राहुल गांधी खुद बाहर आते हैं, कहते हैं कि हाँ मैं अध्यक्ष बनना चाहता हूं और नॉमिनेट करते हैं अपने आप को, तो इससे बेहतर और कुछ नहीं होगा। हमारे कई साथी ओम प्रकाश तिवारी जी कह रहे हैं कि बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस परिवार का कोई अध्यक्ष न बने, बीजेपी गांधी परिवार को तोड़ नहीं सकती। यदि गांधी परिवार के बाहर का कोई व्यक्ति अध्यक्ष बना तो वो पूरी पार्टी को बीजेपी में मिला सकते हैं। यही बात आप लोग भी कह रहे थे और बहुत सही कह रहे हैं ओम प्रकाश तिवारी। रामनारायण मेघवाल जी भी हैं कि कहते हैं कि गांधी परिवार के अलावा जो भी कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा उसे मोदी और शाह आराम से शिंदे की भूमिका में ले आएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसे ही और भी हमारे साथी हैं, जावेद इकबाल जी भी लगातार लिख रहे हैं और कि बीजेपी की ग्रोथ वक्त के साथ साथ गिरती जा रही है, कांग्रेस के साथ साथ दूसरी रीजनल पार्टीज को भी मिलजुल कर मुकाबला करने की तैयारी करनी चाहिए। तो ये तमाम बयान आप लोगों के सामने, इन जो कमेंट्स हैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं कि कैसे हमारे जो साथी जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, वो भी क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, और यही आप लोगों के बीच हम रख रहे हैं। आप चारों महानुभावों ने अपनी बात, अपने विचार जो रखे, ये बातें अभी और भी चलेंगी
और इस पर हम और भी मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे आने वाले समय में, क्योंकि कांग्रेस का अध्यक्ष मिलना, पूर्णकालिक अध्यक्ष मिलना इस देश की राजनीति की दिशा नहीं बल्कि इस देश की एक दिशा को तय करने वाला है आने वाले समय में, ये तय मानिए। इसलिए भी क्योंकि कांग्रेस का अध्यक्ष राहुल गांधी न हो, उसके पीछे जो दलीलें, जो अभी पढ़ के सुना रहा था, जो दलीलें आप लोगों के जरिए आई हैं, जो बात आप लोगों के जरिए आई हैं, बहुत कुछ मिलती जुलती हैं। और अगर इसमें तोड़ करके, जैसा मनीष सिसोदिया कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को बीजेपी वाले कह रहे हैं मुझसे कि तोड़ डालो और बीजेपी में शामिल हो जाओ, ईडी सीबीआई इन सब से मुक्ति पालोगे, क्या कल को कांग्रेस के साथ भी ऐसा होगा अगर गांधी परिवार से कोई नहीं रहेगा तो? और ऐसे में राहुल गांधी आगे क्यों नहीं आते हैं, एक बड़ा सवाल है। लेकिन इन सवालों के बीच एक सवाल जो अब फिर से आपके बीच छोड़कर जा रहा हूं कि क्या बीजेपी की प्रेशर पॉलिटिक्स में विपक्ष फंस गया है? ये तमाम सवाल है दोस्तों, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज विदा लेने से पहले बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपको, सुनील शुक्ल जी आपको, राहुल लाल जी आपको और साथ में हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी, आप चारों को बहुत धन्यवाद। और बहुत धन्यवाद आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबको देता हूं जो अब तक इस कार्यक्रम में जुड़े रहे, अपनी बात, अपने विचार आप लोगों ने रखे, बहुत साफ गोई के साथ आप लोगों ने अपनी बात रखी। और ये सब बातें चलती रहेंगी। सप्ताह की शुरुआत हो चुकी है, पॉलिटिक्स है और किसानों का अपना दर्द है, वो भी सड़कों पे हैं और दिल्ली फिर से चारों तरफ से आज जाम थी। लेकिन ये चीज़ें जो हैं चलती रहेंगी। आज इस कार्यक्रम को समाप्त करूं और आप सबसे एक गुजारिश फिर से कि हमारे इस कार्यक्रम को अगर आप पसंद करते हैं तो लिंक शेयर करना मत भूलिए अपने साथियों के बीच और उन्हें भी कहिए कि वो भी जुड़ें, कमेंट लिखें, बातें करें, अपनी बात रखें। कोई एक मंच तो हो जहां बातों, विचारों का आदान प्रदान हो सके, वही इस कार्यक्रम के जरिए हम करने की कोशिश करते हैं। वरना देश दुनिया में जो चल रहा है आप और हम बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। माफ़ी चाहता हूं जिन लोगों के कमेंट नहीं रख पाता हूं, लेकिन आप यहाँ रखते हैं कमेंट, तो ये मान लीजिए कि आपके कमेंट जो हैं देश दुनिया तक जा रहे हैं, क्योंकि कमेंट पहुँचाना हमारा फर्ज है और वो हम पहुंचाते हैं। असलम चिश्ती जी लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लगा राजीव जी, हमें भी बहुत अच्छा लगा असलम भाई कि आप जुड़े और बहुत दिनों बाद जुड़े। मैं समझ रहा हूं आपने लिखा कि आप बहुत व्यस्त थे पिछले दिनों, और जैसा मैं कह रहा हूं कि व्यस्त रहिए, आप लोग व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, यानी व्यस्त रहें तो अच्छे कामों में व्यस्त रहिए, यही दुआ है, यही कामना है। बहुत धन्यवाद आप लोगों को, बहुत शुक्रिया। अब कल शाम फिर 7 बजे हाजिर होऊंगा कुछ ऐसी ही खबरों के साथ, कुछ विश्लेषक, पैनलिस्ट दोस्तों के साथ, और आप सबका इंतजार रहेगा। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।